जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी वितान बुक का अंतिम चैप्टर यानी अतीत में दबे पांव चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता जो थी वो साधन संपन्न थी। यानी कि ऐसा लगता था कि वहाँ पर लोग जो रहते थे वो सभी साधनों से परिपूर्ण थे, उनके पास सारी व्यवस्थाएं मौजूद थीं। ठीक है, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, यानी वो दिखावा वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते थे। ठीक है, कैसे? तो हमको लिखना है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो अपनी ज़रूरतों के प्रति बहुत सचेत थे, बहुत सावधान थे। ठीक है, यानी अपने सारी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने पास रखते थे। ठीक है, उनकी नगर योजना, नालियों का जाल यानी नालियों की व्यवस्था जो है, ठीक है, साफ सफाई और खेती के उन्नत तरीके जो हैं उनकी साधन संपन्नता को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो हम लोग लिखेंगे हालांकि वहाँ के घरों, औजारों या मोहरों पर भव्य महलों या फिर बड़े मंदिरों जैसी कोई भी दिखावटी चीज़ नहीं मिली है। ठीक है, तो वहाँ भव्यता का अर्थ जो था वो दिखावा ना हो करके उपयोगिता था। यानी कहने का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी आडंबर नहीं था। वहाँ पर जो भी सुंदरता थी वो केवल उपयोगिता के लिए थी, यानी अपने उपयोग के लिए थी, दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई सिंधु सभ्यता की खूबी जो थी और उसका सौंदर्य जो था वो राज पोषित या धर्म पोषित ना हो करके समाज पोषित था। यानी सिंधु सभ्यता की जो सुंदरता थी वो किसी राजा महाराजे के राज्य की नहीं थी। ठीक है, और ना ही किसी धर्म से संबंधित थी, वो केवल समाज के लिए थी। है ना? ऐसा क्यों कहा गया है? तो हम लोग लिखेंगे कि भाई सिंधु घाटी में राजाओं के बड़े महल या फिर मंदिरों जैसे धार्मिक स्थल नहीं मिले हैं। है ना? जिससे स्पष्ट होता है कि ये कोई भी राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, किसी भी धर्म के लिए ये नहीं थी। ठीक है, यहाँ की सुंदरता जो थी वो कीमती पत्थरों या सजावटों में नहीं बल्कि साफ सड़कों, पक्की नालियों और व्यवस्थित मकानों में दिखती है। ठीक है, यह सब समाज की ज़रूरतों के लिए बनाया गया था, है ना? ना कि किसी राजा या धर्म की शान दिखाने के लिए। इसीलिए सिंधु सभ्यता को दोस्तों समाज पोषित कहा गया है, क्योंकि ये समाज की ज़रूरतों के लिए बनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। यानी कहने का मतलब कि जो खुदाई में वहाँ पर प्रतीक मिले हैं, चिन्ह मिले हैं, उन किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में कोई सैनिक ताकत या किसी भी प्रकार की फोर्स वगैरह नहीं थी, ना ही कोई राजशाही थी। है ना? बल्कि ये अनुशासित लोगों से शासित सभ्यता थी। है ना? तो हम लोग लिखेंगे भैया कि सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान ना तो बड़े हथियार मिले हैं और ना ही राजाओं के विशाल महल मिले हैं। ठीक है, वहाँ की साफ सड़कें, ढकी हुई नालियाँ और व्यवस्थित नगर योजना यह बताती है कि वहाँ के लोग सेना के डर से नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और अनुशासन से रहते थे। ठीक है, इसी तालमेल के कारण इसे समझ से अनुशासित सभ्यता कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ जो हैं वो अब आपको कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि जब नगर पूरा भ्रष्ट हो चुका है तो आप किसी भी जगह की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे तो अंत में जाकर वो सीढ़ियाँ टूटी हैं तो आप फिर नीचे उतर आएंगे, यानी कहीं भी आप नहीं पहुँचेंगे। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। ठीक है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर जब उन सीढ़ियों पर आप खड़े होकर के अनुभव करते हैं तब आप अनुभव कर सकते हैं कि आप दुनिया की छत पर हैं। है ना? आप वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। वहाँ से आप इतिहास को ही नहीं बल्कि उसके पार झांक सकते हैं। यानी केवल इतिहास बस को ही नहीं समझते बल्कि उसके पीछे रह रहे लोगों के रहन सहन, जीवन शैली इत्यादि को भी आप वहाँ पर जा कर के देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, तो इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक का आशय है कि यद्यपि आज वे घर और सीढ़ियाँ खंडहर बन चुकी हैं और भौतिक रूप से कहीं नहीं ले जाती हैं क्योंकि वे टूट चुकी हैं, लेकिन वे हमें अतीत यानी पिछले समय के गौरव से हमको जोड़ती हैं। ठीक है, उन ऊंचाइयों पर खड़े होकर हम केवल इतिहास को नहीं पढ़ते बल्कि उस महान सभ्यता के दर्शन करते हैं जो मानवीय समझ और विकास की पराकाष्ठा थी। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब कि ये जो टूटे फूटे खंडहर होते हैं ये सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के बारे में तो बताते ही बताते हैं, साथ ही धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। अर्थात धड़कती जिंदगियों मतलब रहने वाले लोगों के रहन सहन के बारे में भी ये एक डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी टूटे फूटे खंडहर जो है एक डॉक्यूमेंट की तरह काम करते हैं, जो हमको लोगों के रहन सहन के बारे में बताते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि खंडहर केवल पुरानी ईंटें नहीं होती बल्कि वे इतिहास का जीवंत दस्तावेज होता है ना। उनसे पता चलता है कि हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, वे आपस में कैसे मिलते जुलते थे। ये टूटे फूटे घर हमें उस समय के लोगों की खुशियों और उनके जीवन जीने के तरीके की याद दिलाते हैं। ठीक है, यानी ये केवल एक खंडहर नहीं होते बल्कि हिस्ट्री के साथ साथ उन लोगों की धड़कती जिंदगी भी होते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन है, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक फोटो खींच जाती है, एक तस्वीर बन जाती है ना। तो हमसे सवाल बोल रहा है कि किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो हम लोग आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जिस भी आपने हिस्टोरिकल प्लेस को घूमा हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से लिख दिया कि भाई मैंने कुछ समय पहले झांसी का किला देखा था। ठीक है, इसकी मजबूत दीवारें और विशाल दरवाजे रानी लक्ष्मीबाई के साहस की गवाही देते हैं। ठीक है, अब देखिए झांसी के किले को मैंने देखा था, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई दूसरा आप ताजमहल के बारे में कुछ भी आप कुतुब मीनार के बारे में कहीं का भी लिख सकते हैं, है ना। बाकी झांसी का किला मैंने देखा था तो मैं उसी का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। किले से पूरा शहर साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ का कड़क बिजली तोप और वह स्थान जहाँ से रानी ने घोड़े सहित छलांग लगाई थी आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ठीक है, इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नदी हो गए, कुएं हो गए, स्नानागार हो गए और बेजोड़ निकासी व्यवस्था जो है, इसको देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं, यानी एक जल सभ्यता कह सकते हैं। इसका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क सहित उत्तर दें। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई मेरा जवाब लेखक के पक्ष में है, क्योंकि भाई सिंधु सभ्यता को हम जल संस्कृति कहना सही है, क्योंकि यहाँ जल निकासी की शानदार व्यवस्था थी। शहर में लगभग 700 कुएं थे। ठीक है, विशाल स्नानागार थे और ढकी हुई पक्की नालियां वहां पर मिली हैं। तो पानी के संग्रह और निकास के प्रति ऐसी जागरूकता इसे दुनिया की बेजोड़ जल सभ्यता बनाती है। आठवां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिला है और जो मिला भी है उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, इसलिए सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। यानी वहाँ पर मिले गए खंडहरों के आधार पर ही उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्र की गई हैं। इस लेख में क्या किया गया है, मोहनजोदड़ो के बारे में जो साधारण धारणा व्यक्त की गई है ना। तो क्या आपके मन में इससे कोई अलग धारणा या फिर भाव पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह में चर्चा करें। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई लेखक ने मोहनजोदड़ो को अनुशासित और नियोजित सभ्यता बताया है। अवशेषों को देखकर मेरे मन में यह अलग धारणा पैदा होती है कि यह समाज जो था दोस्तों वो शक्ति के प्रदर्शन के बजाय समानता और सामुदायिक सुख पर आधारित था, है ना। वहाँ विशाल महलों या मंदिरों का ना होना यह दर्शाता है कि वे लोग दिखावे के बजाय उपयोगिता को महत्व देते थे। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।